आप ये जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये एक ऐसे नेता की प्रतिमा है जो कि 4 बार जसराना विधानसभा से विधायक रहे। मुलायम सिंह यादव के सच्चे शागिर्दों में से एक बाबूजी बलवीर सिंह यादव की प्रतिमा है। बाबूजी बलवीर सिंह यादव की पहचान थी कि वो जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते थे, और उनकी उपलब्धि मैं समझता हूँ यह थी कि उनकी इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। आज उन्हीं के पुत्र श्री प्रताप सिंह यादव, जो कि पूर्व में यानी कि 2017 में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहे थे जसराना में, उन्हीं से जानेंगे कि वो अपने पिता बलवीर सिंह यादव के पद चिन्हों पर चलने के लिए कितने तैयार हैं। श्री प्रताप जी, मुलाकात में आपका स्वागत है। थैंक यू। श्री प्रताप जी, सबसे पहले हम आपकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा समय देना चाहते हैं, तो संक्षिप्त में बात हो जाए आपकी पर्सनल लाइफ पे, फिर राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। तो मैं जानूंगा कि लोगों को पता है कि पहले आप टीचर थे, फिर आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा 2017 में समाजवादी पार्टी से। आपके शिक्षक होने से पहले का जो जीवन रहा है, मैं उससे जानना चाहता हूँ। आपके पिता 4 बार विधायक रहे, क्या आप भी उस समय राजनीति में क्यों नहीं आए? मैं अपनी बात रखूं उससे पहले आपका स्वागत करना चाहता हूं अपनी इस जन्मभूमि पर, और आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने मुझ जैसी नाचीज को इंटरव्यू के लिए चूज किया। रही बात राजनीति में आने की, आपने क्वेश्चन किया है। जब मेरे पिता राजनीति में थे, उस समय उनको देखकर और उन हालातों को देखकर मेरे मन में भी ये इच्छा रहती थी कि मैं राजनीति करूं। अच्छा। लेकिन मेरे पिता, जब मैं अपनी इच्छा को अपने पिता के सामने रखता था, तो वो ये कहा करते थे कि बेटा, जिन लोगों की ताकत से, जिन लोगों की वोट से, जिनके सपोर्ट से हम राजनीति में इतने अच्छे और इतने अहम मुकाम पर पहुंचे, 4 बार विधानसभा के सदस्य हुए, क्या उनका नंबर कभी नहीं आएगा? और वो मुझे जब जब मैंने इच्छा प्रकट की, तब तब वो मेरी बात को डिनाई करते थे और ये कह देते थे कि उन लोगों को भी आगे आने दो जिन लोगों का बहुत अधिक समर्थन और सहयोग मेरी राजनीति में आने के लिए है, उन लोगों को आने दो। तो जब आपके पिताजी चुनाव लड़ते थे, तो आपका क्या दायित्व होता था उस समय, आप क्या करते थे? हम छोटे थे, अपने पिता के यानी सबसे छोटी संतान थे। तो लेकिन लास्ट का जो चुनाव था 85 से 90 के चुनाव में हम सक्रिय भूमिका में थे, लेकिन इतनी सक्रिय भूमिका में नहीं थे। उनकी एक टीम थी, वो टीम उनको चुनाव लड़ाती थी। हम तो केवल, हमको जो कह दिया जाता था, जो निर्देश दे दिया जाता था, ये कर ला वो कर ला, उस कामों में लगे रहते, सामान ढोने के काम पे। केवल कभी भी राजनीति में, सक्रिय राजनीति में उन्होंने हमको नहीं आने दिया। अच्छा, उसके बाद फिर आप शिक्षक बने, उससे या आप जब सक्रिय हुए, युवा हो गए, आप लगभग 20-25 साल की उम्र में आ गए, उसके बीच का जो समय था, तो वो एक नेता का होता राजकुमार वाला समय था कि उनसे अलग समय था कुछ? मेरे पिता ने कभी भी मुझे इंट्रोड्यूस न तो पार्टी के नेताओं से कराया, अच्छा, न कभी भी मैं उनको, अगर कभी गाय बगाए, ज्यादातर तो वो बस से सफर करते थे, लेकिन गाय बगाए जब अपनी गाड़ी से जाया करते थे, तो जिन अधिकारी से मिलने जाते थे, कभी वो मुझे अधिकारी के पास अंदर नहीं ले जाते थे। वो ये कहते थे कि क्षेत्रीय जनता ने मुझको अपना नुमाइंदा बनाया है, मैं बात करके आऊँगा, आपका काम मुझे घर से और इस अधिकारी तक लाने का था, आप गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठिए। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आपने खेती भी की है। जी, आप ट्रैक्टर चलाया था? बहुत ट्रैक्टर चलाया, खेती का काम किया। जब मेरे पिता भट्टा चलाते थे तो मैं भट्टे पर काम किया करता था, और यहाँ तक कि कभी कभी लेबर नहीं होती थी और ईंट पहुँचाना होता था, तो मैं खुद ट्रैक्टर में, ट्रॉली में ईंट भर के और लोगों के यहाँ भेज आता था। और वो ये कहते थे, लोग जब मना करते थे तो लोग, मेरे पिता कहा करते थे कि अपना काम करना में कोई शर्म नहीं और कोई भी काम छोटा नहीं, मेहनत करो, मेहनत से कमाई हुई दौलत से अपना जीवन यापन करो। कभी कभी तो लगता होगा कि नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ, कि सभी नेताओं के लड़के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और राजनीति में चकाचौंध में। ये मेरे मन में इसलिए नहीं आया कि मेरे पिता जब विधानसभा के सदस्य होते हुए भी बस से सफर करते थे। मेरे परिवार के लोग, मैं एक बात बताऊं आपको, सन 85 में जब मेरे पिता एमएलए थे,
तो उस समय ही करहल से आदरणीय श्री बाबूराम यादव जी एमएलए थे, जगमोहन सिंह यादव जी गिरोर से एमएलए थे। ये सब लोग गाड़ियों से आते थे और मेरे पिता से जब बस से उतर के जब अधिकारियों से मिलने मैनपुरी जिले में जाते थे, मैनपुरी जिला होता था तो वो लोग कहते थे गाड़ी से आया करो बाबूजी। तो वो ये उनके मन में केवल ये था कि मैं फरीदा से मैनपुरी जाऊंगा। फरीदा से मैनपुरी लगभग इतनी सड़कें खराब थीं कि 3.5 घंटे लगा करते थे। तो वो उनके मन में केवल इतना था कि 3.5 घंटे तक फरीदा से मैनपुरी तक जो बस में लोग सफ़र कर रहे हैं उनके साथ मैं चलूँगा, उनके 20 गांव के लोग मुझे मिलेंगे, उनसे रूबरू हूँगा, 20 गांव की समस्याएं मुझे मिलेंगी और उस बस में ही वो अपनी पब्लिक से संपर्क करने के बाद उनकी समस्याओं को ले जाके अधिकारियों से निदान कराते थे और निदान कराने के बाद लौटते में उन सभी लोगों को उनके बारे में बताते थे। तो जब मेरे पिता बस से सफ़र करते थे तो मेरे मन में कभी जिज्ञासा नहीं आई कि मैं गाड़ी से चलूँ या क्या करूँ। तो फिर आपने नौकरी की कैसे सोचा है बाबूजी की? आपके जब मेरे मन में ये आ गई कि अब मेरे पिता मुझे राजनीति में तो लाएंगे नहीं और जिंदगी जीने के लिए, बच्चों का निर्वहन करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना था। तो अच्छा, मेरे पिता ने कभी दौलत की तरफ ध्यान दिया नहीं। 4 बार के विधायक, एक बार का विधायक हो जाता है, साम्राज्य खड़ा कर देता है। हाँ, 4 बार के विधायक, उनके पास न तो कभी कोल्ड की इच्छा जागृत हुई, न कभी पेट्रोल पंप है, न राइस मिल है, न और कुछ है। जब हम कहा करते थे तो उनका एक ही जवाब रहता था कि पैसा, व्यक्ति के पास पैसा उतना होना चाहिए जो कि थोड़ी सी यानी दाल रोटी चलती रहे और कभी इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा और होना चाहिए, उतने के अलावा हमें क्या करना है। और ये दौलत जो हमको एमएलए बनाती है उस पब्लिक से ये दौलत ही दीवार बनाने का काम करती है। इसलिए दौलत से दूर रहो और पब्लिक से प्यार करो, अपनत्व करो, उनके साथ लगाव रखो। कोई ऐसा वाकया बताओ बाबूजी का। बाबूजी के बहुत सारे किस्से लोग बताते हैं यहाँ पर कि उनकी सादगी की बात करते हैं, जनता के साथ वो हमेशा तैयार रहते थे। कोई ऐसी एक बात बताओ लोग जाने। पिता मेरे एमएलए होते थे और जब कोई लोग आ जाते थे तब फोन नहीं थे, गाड़ी नहीं थी, आवागमन के साधन नहीं थे। मेरे पिता कभी कभी ये होता था कि लोग जो है पैदल चल के आ जाते थे अपनी समस्याओं को लेके। थाने का काम आ गया, वो ये पूछते थे उनसे काहे से आए हो, तो वो कहते थे हम पैदल आए। तो मेरे पिता ने यह भी, आप क्षेत्र में पता करें, मेरे पिता साइकिल से भी जाते थे थाने और उस व्यक्ति को, उस जिसकी काम के लिए जाना, उसको अपने कैरियर पे बैठाल के उसको भी ले जाते थे। कभी कभी वो साइकिल से आया है और मेरे पिता के पास साइकिल नहीं है तो वो उसके कैरियर पे बैठ के चले जाते थे। तो श्री प्रताप सिंह यादव की इच्छाएं कुछ बढ़ी हैं कि बाबूजी में श्रद्धा रखते हुए बाबूजी के पद चिन्हों पर चलने की सोची है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। मेरे पिता 12 नवंबर 2013 को स्वर्गवासी हो गए। उससे 3 महीने पहले की बात है। एक सज्जन आए थे, उनका किसी गांव में झगड़ा हो गया था, थाने में काम था, वो थाने नहीं जाना चाहते थे, लौट के उस गांव में, अपने गांव में नहीं जाना चाहते थे। वो प्रधान भी रहे थे पहले। तो उन्होंने कहा बाबूजी ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया और एक का सिर फट गया है, मेरी मदद कर दो। तो उन्होंने कही कि मैं कैसे मदद कर दूं जब तुम किसी का सर फाड़ा है, अब मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। तो उन्होंने, तुम जाओ, तुम्हारी भी मदद तब करूंगा जब दूसरे जिसके चोट है उससे भी बात करने दो, तुम घर जाओ, मैं कल बात करूंगा। तो उसने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे डर है कि मुझ पे हमला हो जाएगा। तो उन्होंने समझा के उसे घर भेजा और उस व्यक्ति से भी कहा। उसके जब वो व्यक्ति चला गया तब मेरे पिता ने कहा था मुझसे कि बेटा, मैं लगभग 40 साल राजनीति में रहा, मैंने राजनीति में रहते और बहुत महत्वपूर्ण पद पर रहने के बाद भी मैंने वो हालात पैदा नहीं किए कि मुझे अपने गांव या अपने क्षेत्र में जाने से डर लगता हो। मैंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया कि मेरी आंख जब बंद हो जाएगी तब लोग तुम्हारी तरफ गलत नज़र से देखें, तुमको घेरने का प्रयास करें, तुमसे बदला लेने का काम करें। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन तुमसे भी मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है। तुमसे मैं ये चाहता हूँ कि
मेरी अगर आंखें बंद हो जाएं तब भी मुझे जिंदा बनाए रखना। तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है जब आपकी आंख बंद हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई काम नहीं करेगा। पब्लिक जिन लोगों की ताकत से गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद, किसान घर में जन्म लेने के बाद भी मैं इतने महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचा, बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने, उस पब्लिक को के सामने जब तुम आओ तो कोई ये न कहने पाए कि बाबूजी तो ऐसे थे, लड़का बहुत गलत निकल गया। अगर तुमने अपनी इमेज इस तरह की बनाई, अगर तुम उनके मन में अच्छा भाव लेके जिंदा रहे, अगर तुम्हारी इमेज अच्छी रही उनके नज़रों में, अगर उनको ये लगा कि बाबूजी जैसे थे वैसा ही लड़का है, तो मैं जिंदा बहुत दिनों तक रहूँगा। ये मैं उम्मीद तुमसे करता हूँ। हम ये जानना चाहते हैं, आप टीचर थे, वो वाकया पूरा आप बताएं, वहाँ से कैसे शिफ्ट हुआ राजनीति में, पूरा घटनाक्रम वो बताओ। मैं 2004 में बेसिक में मेरा सिलेक्शन हुआ और बेसिक से सफ़र करने के बाद मैं 6 महीने ही बेसिक में काम कर पाया था। मेरी पोस्टिंग यहाँ पर थी, प्राथमिक विद्यालय पारौली में मैं रहा। उसके बाद एक शासनादेश हुआ था कि 20% बेसिक से और 80% जीआईसी से अप्रूवल लेने के बाद उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा डाइट पर। हमने भी आवेदन किया। आवेदन करने के बाद हम डाइट पे चले गए और डाइट पर जाने के बाद हम लोग एक साल लगभग हो गया। उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया और उसके बाद हम पदस्थापित हो गए प्रवक्ता पद पर डाइट में। और डाइट में मेरी पोस्टिंग हो गई एटा डाइट पर। वहाँ अच्छी खासी चल रही। 2006 में, जुलाई 2006 में मैं डाइट एटा पर पहुँचा और 13 जनवरी 2017 को मुख्यमंत्री आवास से मुझे फ़ोन मिला। अच्छा। कि मुख्यमंत्री जी कल बात करना चाहते हैं, आपको बुलाया है। मुख्यमंत्री आवास कालीदास मार्ग पर आप आइए और उनसे बात करनी है। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। मेरे दिमाग में ये आई कि कहीं ऐसा तो नहीं डाइट की बहुत बड़ी कोई शिकायत हुई हो, कहीं मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं डाइट पूरी की पूरी डाइट ना सस्पेंड हो जाए मुख्यमंत्री। और कभी मैं ये सोचता था कि डाइट की अगर शिकायत होती तो बेसिक शिक्षा मंत्री मुझे बुलाते, मुख्यमंत्री जी क्यों बहरहाल इसी उहापोह में मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह जब 10 बजे मैं मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा, थोड़ी देर बाद आवाज़ लगी, मैं अंदर गया। मुझसे कहा गया कि चुनाव लड़ोगे। आवेदन तो किया होगा पहले? नहीं, मैंने कोई आवेदन नहीं, कभी आवेदन नहीं किया। मेरे मन में ही नहीं थी कि मैं राजनीति करूंगा। इतनी अच्छी नौकरी लगने के बाद मैं राजनीति में क्यों जाना चाहूंगा। और मुझको ये नहीं मालूम था, उस समय बहुत बड़ी पार्टी, बहुत सम्मानित व्यक्तित्व, बहुत पैसे वाली पार्टी इस क्षेत्र की विधायक थी। मुझको लगता ही नहीं था कि उनकी टिकट कट के मुझ जैसी नाचीज को, मुझ जैसे गरीब को टिकट मिल जाएगी। लेकिन मुझे जब टिकट मिली तो मैंने ये समझा कि समाजवादी पार्टी नाम की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी वास्तव में समाजवाद के रास्ते पर चल रही है। समाजवादी पार्टी वास्तव में लोहिया जी के रास्ते पर चलते हुए आदरणीय मुलायम सिंह के स्वप्न को पूरा करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव, अच्छे यादव और प्रोफेसर साहब ने जो संकल्प लिया है उन पर चल रही है। और मुझ जैसे गरीब को उन्होंने चुनाव लड़ाया और अब वो सब हालात आपके सामने। अब फिर चुनाव आने वाला है और मेहनत चल रही है सभी प्रत्याशियों की जो विधानसभा चुनाव लड़ने चाहते हैं। तो शिव प्रताप सिंह को जब मैं देखता हूँ, शिव प्रताप सिंह यादव को, तो एक भोकाल नहीं नज़र आता उनके अंदर। गाड़ी है, आजकल के जो नेता होते हैं, गाड़ी होती है, दो तीन गाड़ी होती है, उसके बाद 2-4 असले होते हैं, राइफलें होती हैं, वो वाला फील नहीं आता। मैं किस गांव में असलों के बीच में जाऊं, साए में जाऊं? क्या उन लोगों के बीच, उन लोगों पर रौब गालिब करने के लिए मैं उन लोगों के बीच में जाऊं जिन लोगों से हम गुहार करना चाहते हैं कि मेरे जीवन को संवारने के लिए, मेरे जीवन को यानी ऊंचा उठाने के लिए आप मुझे वोट दो? जिन लोगों से हमें उम्मीद है कि इनके वोट से हम विधानसभा में पहुंचेंगे, उन पर हम असलों के दम पर उन पर रौब गालिब करें? नहीं, क्या उनसे हमको डर लगता है? फील आना चाहिए। क्या उन लोगों से हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? उन लोगों की ताकत पर तो हम विधानसभा में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो हमको प्यार करते हैं, वो हमसे अपनत्व रखते हैं, वो हमसे सहानुभूति रखते हैं। उनके बीच में हम नेता बन के जाएंगे?
हम उनके बीच में उनके बेटा बन के जाएंगे। और कोई भी बेटा, मैं नहीं समझता हूँ, अपने बुजुर्गों के बीच में, अपने बड़ों के बीच में, या अपने नौजवान साथियों के बीच में असलाहों के साए में जाए, या 4 गाड़ी लेके जाए, या एक भीड़ लेके जाए। मैं तो ये महसूस करता हूँ, मैं अकेला भी, मैं विश्वास नहीं रखते, मैं कतई नहीं। मेरा परिवार, जिस गांव में जाता हूँ मुझे ये एहसास होता है कि ये मेरा परिवार है। ये इन लोगों से मेरे खून के रिश्ते हैं। इन लोगों, बहुत लंबा जीवन मेरे पिता ने उनकी सेवा की है। उन मेरे पिता के लोगों के सामने, जिन लोगों ने मेरे पिता को इतनी अच्छी कुर्सी पर पहुंचाया, उन लोगों के बीच में मैं बनावटी जीवन नहीं जीना चाहता हूं मैं। और इसीलिए लोग जो है मुझको बिलो स्टैंडर्ड आंकते हैं। लेकिन हकीकत ये, आप क्षेत्र में जाइए, ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा, ऐसी कोई जाति नहीं होगी। नेता में विश्वास करते हैं कि जो सरलता में विश्वास करते हैं वो पसंद करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको चलन बताया, आज का चलन है कि नेता तब तक फील नहीं लेता जब तक उसके साथ 2-4 गदन न हो, 1-2 कुत्ते नहीं पाले हो। मैं तो मेरे पिता की छाया पूरी तरह से मेरे जीवन पर है, और मैं तो उस नेता का शिष्य हूँ, आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव। जब उत्तर प्रदेश में सरकार होती है समाजवादी पार्टी की, और वो कभी भी आप देख लो अकेली गाड़ी से निकल जाते हैं, कोई उनके साथ हमला नहीं होता। जब लोगों की गाड़ियों पर सरकार आते ही नीली और लाल बत्तियां लग जाती थी, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने कभी उन बत्तियों में वो नहीं किया। प्रोफेसर साहब को प्रोफेसर साहब माना जाता है, एक आदर्श व्यक्तित्व हैं, एक आदर्श की प्रतिमूर्ति हैं। मैं तो उनका शिष्य हूं, और मेरे पिता जब से चले गए, मैं तो उनमें अपने पिता की छवि देखता हूं। वो मेरे नेता तो हैं ही, लेकिन नेता के साथ साथ वो मेरे पिता जैसे भी हैं। मैं उनके आदर्शों पर चल रहा हूं। हमने यहाँ लोगों से बात की, तो एक बात हमें लोगों ने बताई कि प्रताप जी जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, बराबर शामिल होते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। एक बात बताई कि लोगों का सवाल था कि प्रताप जी लोगों के पैर कम छूते हैं, ये था। ये हो सकता है, मैं उस व्यक्ति के पैर छूना चाहता हूं जो मेरे से उम्र में बड़ा है, लेकिन मैं अपने स्वार्थ की वजह से अपने छोटों के पैर नहीं छूना चाहता हूं। लोग आज नेतागिरी करते हैं, वो लोग ऐसे लोगों के भी पैर छू लेते हैं जो उनके बच्चों की उम्र के हैं। मैंने बहुत से ससुर दाखिल लोगों को अपनी पुत्र वधुओं के पैर छूते देखा है, एक वोट की कीमत। चुनाव के सीजन में हमने तो ऐसे नेताओं के बारे में सुना है कि वो भैंस के बच्चे के पैर छू गए थे। मैं जहां आप बात कर रहे हो, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक ही बात करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं, मैं क्षेत्र में जाता हूं, मेरा यानी मैं ये भी नहीं जानता हूं कहां मेरे मान पक्ष के लोग रहते हैं, किनका मैं मान पक्ष का हूं, किनके मुझे पैर छूने चाहिए, किन लोगों को मैं ये नहीं जानता हूं। कहां पर हिरकिया रहते हैं, कहाँ पर बरोटे रहते हैं, कहाँ पर कठेले रहते हैं, जो रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, मेरे परिवार के लोग कहाँ रहते हैं। बहुत से लोगों को मैं जान पाया हूँ, लेकिन बहुत से को नहीं जान पाया। तो मैंने तो सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। क्षेत्र में कोई रिश्ता मेरा नहीं है। मैं 2 ही रिश्ते मानता हूँ जो मेरी उम्र से छोटे हैं, चाहे वो कोई भी हों। उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे प्रणाम करें, लेकिन जो मेरे से उम्र में बड़ा है, चाहे कोई भी है, मैं उनके पैर छूता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको क्या कहते हैं, सम्मान देता हूं। जैसे प्रताप जी, अब ये आपकी पर्सनल लाइफ पे हमने बात की, अब बात करते हैं वर्तमान की स्थितियों पर। चुनाव आने वाला है, भाजपा यादव सम्मेलन भी करा रही है, कल यादव सम्मेलन उन्होंने कराया, आपके वोट बैंक में घात लगा रहे हैं। हमारे वोट बैंक में तो घात वो नहीं लगा पाएंगे, और लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय अच्छे यादव जी ने उनके वोट बैंक में घात लगा दी है, और वो अब बहुत अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ घर कर गई है कि अब अखिलेश यादव जी हमारे नेता से अब लड़ाई आसान नहीं होगी। क्यों? उनके पास बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़े सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, इतने मंत्री हैं, इतनी व्यवस्थाएं उनके पास। ये सारे मंत्री और ये सारे संतरी पब्लिक के सामने सब धराशायी हो जाएंगे। अखिलेश यादव जी के सामने अब प्रदेश की पब्लिक
नहीं, बताया जाता है कि जातिगत जो मैनेजमेंट है वो बीजेपी का काफी अच्छा है। बहुत अच्छा है। मंत्री बनाए उन्होंने। ऐसा कोई जाति नहीं जिसको उन्होंने छला नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। वो कहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है, उनके नेता भी उनको शिफ्ट करने के आश्वासन के बाद, उनको आश्वासन देने के बाद जिन जातियों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, उन लोगों के साथ भी सलूक अच्छा नहीं किया उन्होंने। वो बात के धनी नहीं है। उप मुख्यमंत्री बना दिए कैसे? वो बात के धनी ने उप मुख्यमंत्री में कुछ नहीं रखा है। या तो मंत्री ही सही है, एमएलए ही सही है, तो हम अपनी मर्जी से तो हम कहीं जा सकेंगे। अब तो हमको बिल्कुल बंधन में और कर लिया। या तो मुख्यमंत्री, या तो कहीं का एसओ पावरफुल होता है, या कप्तान पावरफुल होता है। ये बीच के सीओ ईओ हमें नहीं पसंद है। छोटी जातियों के साथ न्याय कर दिया, जिन जातियों को न्याय नहीं मिला था आज तक के समय में, उन सबको उन्होंने न्याय दे दिया। कहीं किसी को न्याय नहीं है। हर कौम, हर वर्ग, हर यानी व्यक्ति, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई भी हो, चाहे खेतिहर किसान हो, चाहे मजदूर हो, हर व्यक्तित्व बिलबिला रहा है, आज कह नहीं पा रहा है। उनका सबसे बड़ा गलत स्टेप नोटबंदी रहा। आज भी हम उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, आज भी हम उस चीज़ की कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बीमार यानी जो कोरोना हुआ, डेंगू हुआ, या ये किया है कि उन्होंने आतंकवाद खत्म कर दिया, आतंकवाद की रीत तोड़ दी नोटबंदी करके, तो काला धन खत्म कर दिया देश से। उन्होंने आतंकवाद खत्म नहीं किया है। उन्होंने ये देखा है कि जो सर हमारे सामने उठ रहा है, झुक नहीं रहा है हमें देख के, उसका फर्जी एनकाउंटर कर दो, उसको साफ कर दो। उन्होंने बात खत्म कर, एक धारा 144 गाय बगाए सालों में 1-2 बार लगती थी। अब मुझे लगता है 2-4 दिन को साल में भले खत्म होती हो, 144 लगी रहती है। 144 में कभी कोई नहीं आता है, हम आते हैं। केवल समाजवादी पार्टी के लोग 144 के उल्लंघन में मुकदमा उनके खिलाफ लिखा जाता है। केवल उनको समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दिखाई देते हैं। नहीं, वो ऐसा कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब आ जाती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। कल योगी जी ने कहा कि आतंकवादियों का समर्थन करती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार बनी तो उनका पहला कदम था कि उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से कह दिया था कि कहीं भी गलत स्टेप मत उठा लेना। अगर आपने गलत किया तो मुझे कार्रवाई करने में पीछे नहीं आप पाएंगे। और ये वास्तव में ये विरोधी भी कहते थे कि अखिलेश यादव जी की समय में, और आज रिपोर्ट भी है, सरकारी रिपोर्ट है, अखिलेश यादव जी के समय में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे थे। नहीं, अभी जैसे हम लखीमपुर खीरी की घटना ले लें तो खीरी में घटना होती है, उसके बाद देखो लॉ एंड ऑर्डर की मैनेजमेंट देखो किस तरीके से मंत्री पद को जेल भेज दिया उन्होंने। वो कहते हैं सपा सरकार में संभव नहीं था। उनको ये लग रहा था कि जा तो रहे ही हैं, सरकार तो हमारी जा ही रही है, शायद ऑक्सीजन चुनाव लड़ने लायक तो बच जाएं। वरना एक बात बताओ, अखिलेश यादव जी तो हमारे नेता बहुत मजबूत हैं। जिस रोड पर जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, सैलाब दिखाई देगा। हमारे आज सांसद जी अच्छे यादव जी आज फिरोजाबाद आए थे पैदल मार्च के लिए, थोड़े से शॉर्ट नोटिस पर इतनी भीड़ थी कि गजब की भीड़ थी। तो जिधर हमारे नेता जाते हैं उधर भीड़ दिखाई देती है। तो हम ये मानते हैं कि अखिलेश यादव जी को आपने लखीमपुर जाने से पहले ही घर में ही नज़रबंद कर दिया, लेकिन आपको प्रियंका जी से भी डर नजर आ रहा था, उनको भी रोक दिया। नहीं, वो तो चली गई फिर। नहीं, वो तो बाद में फिर सबके लिए ही हाई कोर्ट, जब कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तब जाने दिया है, तब तो हमारे नेता को भी जाने दिया। प्रियंका जी काफी फ्रंट फुट पे खेल रही हैं। हाँ जी। तो काफी क्या चुनौती मिलती दिख रही है कांग्रेस से भी? नहीं, कांग्रेस तो खत्म है, बस वो जिंदा रखने के लिए अपने हाथ पैर मार रही है। नहीं, काफ़ी प्रयास कर रही हैं, बहुत प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो हम बता रहे हैं आपको कि दहाई में नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, तो श्री प्रताप जी हम बात करेंगे अब किसानों की समस्याओं को लेकर। देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, 1 साल पूरी होने वाली है, वो बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। तो श्री प्रताप सिंह यादव इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं कि बीजेपी की सरकार में जो किसान दावा कर रहे हैं वो दावा सही है या
सरकार कह रही है वो दावा सही है। किसान कह रहे हैं कि काले कानून हैं, हम तो सरकार कह रही है कि किसानों के हित के कानून हैं। नहीं, हम तो एक बात जानते हैं, हम तो ये कहते हैं कि दोनों ही सही हैं, लेकिन आप हमको सहूलियत देना चाहते हैं और हम सहूलियत लेना नहीं चाहते, तो काहे को दे रहे हो आप किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए ये तीनों कानून लाए। किसान भी कहते हैं, किसान अब वो किसान नहीं रहे, बहुत बड़े किसान, पढ़े लिखे किसान हैं, किसान कहते हैं हमें ये 3 कानून नहीं चाहिए। तो जिसका फायदा आप करना चाहते हो, वो यही तो कहते हैं कि जो पढ़े लिखे किसान है वही विरोध कर रहे हैं, और जो गरीब किसान है, जो गाँव में रहता है, उसका तो हित हो रहा है उन कानूनों से। इसीलिए तो एजुकेशन सेटअप को आप बर्बाद करने पे तुली हुई है ये सरकार, कि कहीं किसान जो कम संख्या में पढ़े लिखे हैं कहीं ज्यादा संख्या में न पढ़ जाएं। क्या लगता है इसका जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की सरकार की चादर में आखिरी कील होगी किसान आंदोलन। अच्छा, ये किसान आंदोलन जो सबसे ज्यादा मुखर है, जो बॉर्डर पर बैठा हुआ है, वो किसान बैठे हुए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी। आज स्थिति ये है कि वही किसान अंगड़ाई ले रहा है और वही किसान पूरी तरह से कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि इस सरकार को, प्रदेश की ही नहीं, समय आने पर देश की सरकार को भी अब उखाड़ फेंकेंगे। अब से प्रताप जी हम बात करते हैं जसराना विधानसभा की। हाल ही में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ के थोड़ा सा निकल पाया, तब तक जसराना और फिरोजाबाद के आसपास का जो एरिया है वो डेंगू ने घेर लिया। लगभग हर एक घर को 40-50 हज़ार और कई लोगों ने अपने घर के सदस्य खो दिए। ऐसे हालात बने हुए हैं। तो क्या यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था है, और स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है तो समाजवादी पार्टी या श्री प्रताप सिंह यादव क्यों उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ नहीं खड़े होते? देखिए, कोरोना के बाद व्यक्ति थोड़ी सी राहत महसूस कर रहा था, लेकिन डेंगू ने कमर तोड़ दी। नौजवान जा रहे हैं, नए युवक युवतियां ने अपनी जान खोई है, पूरे के पूरे घर तबाह हो गए। लेकिन जब हमारे सांसद अच्छे यादव जी सांसद बन के आए और उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की थी, सांसद जी के प्रयासों से उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना फिरोजाबाद में की। आज की स्थिति ये है, आपने पेपर में, एक दिन पेपर में पढ़ रहा था कि उस मेडिकल कॉलेज में जो मशीनें उस ग्रांट से आईं वो भी अब तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाई, पूरी की पूरी। वो हो गई हैं तो उनको संचालित करने वाले का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सरकार के सामने लड़े। कितने बार आपने डेंगू को लेकर आप बहुत पुरानी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, आप हाल में देखिए 18 तारीख को आदरणीय सांसद जी अच्छे यादव जी के नेतृत्व में हमने धरना प्रदर्शन किया डबरई पर, और भींगते हुए, बारिश बहुत तेज थी, उसके बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और आदरणीय सांसद जी ने उसका नेतृत्व किया। और उन्होंने तय किया कि 21 तारीख को टूंडला में पैदल मार्च करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे, 23 तारीख को फिरोजाबाद में करेंगे और उसका विरोध दर्ज कराएंगे। आज और 21 को टूंडला फिरोजाबाद का हो गया, और आज की आप देख लेना बहुत बड़ी संख्या। 26 तारीख को शिकवाबाद में प्रदर्शन करेंगे, 28 तारीख को सिरसागंज में प्रदर्शन करेंगे, 30 तारीख में जसराना में प्रदर्शन करेंगे। हर प्रदर्शन में आदरणीय सांसद जी हम लोगों का मनोबल ऊंचा करने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए और हमको सही दिशा देने के लिए हम लोगों के बीच में होते हैं, और हम लोग इस जनमानस के भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके रोग मुक्त कराने के लिए, उनकी समस्याओं को निराकरण कराने के लिए सांसद जी के नेतृत्व में हम लोग सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही। श्री प्रताप जी, हम ये मान लेते हैं कि भविष्य में श्री प्रताप सिंह यादव को जसराना विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका मिला, तो जसराना की स्वास्थ्य की समस्या जो है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, शिक्षा संबंधी समस्या है कि नहीं है? हाँ, इन्हें लेकर श्री प्रताप सिंह यादव क्या काम करेंगे?
देखिए आपके जिले के भीतर प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ रही है, तो क्या लगता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उसके लिए तो वो महंगी है, उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाते हैं। तो श्री प्रताप सिंह यादव आम लोगों के लिए ऐसी क्या व्यवस्था करेंगे जिसमें गरीब गुरबा का बच्चा पढ़ सके? क्या देखिए अच्छे स्कूल हैं, और मेरा तो सबसे अहम है कि जब तक बच्चे की नींव मजबूत नहीं होगी तब तक बच्चा पढ़ाई की तरफ मुखर नहीं होगा। तो मेरा, चूंकि मैंने बेसिक में काम किया है, डाइट पर रहते हुए भी बेसिक की समस्याओं से रूबरू रहा हूं मैं, तो मेरा सबसे पहले यही वो रहेगा। मेरे परिवार के लोग, क्योंकि मैं बेसिक से था, तो ये प्राइमरी और जूनियर में पढ़ाने वाले सम्मानित तो अध्यापक हैं। मैं सबसे पहले इन लोगों से मिलूंगा और इन लोगों से कहूंगा कि आपके स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो गरीब के बच्चे आते हैं, जरूरतमंद के बच्चे आते हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं। इनको मजबूत करो, इन पर मेहनत करो, और जहां कहीं भी जरूरत होगी संसाधन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, या जिस तरह की भी आवश्यकता होगी, वो उस समय की परिस्थिति के अनुरूप डिसीजन लिए जाएंगे। और शिव प्रताप सिंह पूरी तरह से समर्पित होंगे, समर्पण होगा। मेरा एक शौक है, मेरा मैं पैसे के लिए राजनीति में नहीं आया हूं, अपने नेता के निर्देश पर राजनीति में उतरा हूं। तो उन निर्देशों की लाज रखना, उन निर्देशों के अनुरूप काम करना, पब्लिक की जनभावनाओं के अनुरूप काम करना। जिस पब्लिक ने, जिस बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने मुझे विधानसभा में पहुंचाने का काम अगर करेंगे, मौका मिला, तो उन लोगों के अनुरूप काम करना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। तो श्री प्रताप जी, अब हम ख़त्म करने की तरफ बढ़ेंगे। तो मुलाकात के साथ और ज़मीनी खबर के साथ हमारा ये नया वाला अनुभव कैसा लगा आपको? पहली बात तो अनुभव तो बहुत अच्छा था ही, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मेरी मुलाकात आपसे हो गई बहुत दिनों बाद, और आपकी जो टीम मेरे सामने बैठी है, इस टीम से मैं रूबरू हो गया। आज तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैंने एक टिकट पर 2-2 खेल देख लिए हैं। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपसे मैं मिलूं, आपसे मैं रूबरू हूं, आपसे मेरी मुलाकात हो। और दूसरी ये रहा कि जो मेरे उद्गार थे, ये बहुत बड़ी, व्यक्ति के अंदर क्या है, इसमें भी विचारों का सागर भरा हुआ है, लेकिन वो सही प्लेटफॉर्म पर एक मौका मिले कहने का, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मुझे आपने दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, आपका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, आपको और आपकी पूरी सम्मानित टीम के सभी सम्मानित साथियों को। कि हमें आपसे बातचीत करने का मौका मिला, और आपने जिस तरीके से खुल के जवाब दिए, नेता घुमा घुमा के जलेबी बनाते रहते हैं, ऐसे सीधे जवाब आपने दिए, इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। मेरी रंगों में, मेरी धमनियों में वो रक्त है जो रक्त न तो घूमने की इजाजत देता है, न बातों को घुमाने की इजाजत देता है। मेरे पिता इस चीज में बदनाम थे कि वो जो कुछ कहते थे सीधे सीधे कह जाते थे, और मैं जिनका शिष्य हूँ वो भी बिल्कुल परफेक्ट सीधे सीधे बात करते हैं। इसलिए मैं तो दोनों तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रताप जी। तो ये थे हमारे साथ श्री प्रताप सिंह यादव, और हमारे कार्यक्रम को फेसबुक और यूट्यूब पर ज़रूर देखें। फेसबुक पर है हमारा प्लेटफॉर्म मुलाकात, और यूट्यूब पर है प्लेटफॉर्म ज़मीनी खबर। तो दोनों जगह देखें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।